अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से टॉयलेट में मुलाकात की। ये असल वाक़या क्या है? नसीम अशरफ साहब ने इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया है। इस वाक़े के जो ऐनी शाहिदीन हैं वो क्या कहते हैं, इस हवाले से मेरी 2-3 मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। इस पर तफसीलन आज आपको वाक़या बताऊंगा। जो क्लिंटन का पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी वो कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी, तफसीलन इस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब कर लिया है। ये मामला क्या है और आगे ये जो जजेस के दरमियान तकसीम है ये किस तरफ जा सकती है, तफसीलन इस पे बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के बाकायदा आगाज़ के बाद कैदियों का तबादला शुरू हो चुका है। क्या गजा में और फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंग बंदी हो सकती है या नहीं, इसके क्या इम्कानात हैं, तफसीलन इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का जो पाकिस्तान का दौरा हुआ था उसके हवाले से। पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हैं नसीम अशरफ, उन्होंने अपनी एक किताब जो है वो नई किताब पब्लिश की है और उस किताब में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं जिसमें एक काबिल ज़िक्र वाक़या जिसका आज पाकिस्तानी मीडिया में भी बड़ा चर्चा है और वो ये है कि साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान से मुलाकात की और ऐवान सदर में वहाँ पे जो टॉयलेट है उसमें ये मुलाकात हुई है। 5 मिनट ये मुलाकात जारी रही है और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ की रिहाई के हवाले से बात की है, जिसपे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उन्होंने ये उनको अश्योर कराया अमरीकी सदर बिल क्लिंटन को कि वो नवाज शरीफ को कोई फांसी की सज़ा नहीं देंगे। उसके बाद जो है ये इस किताब के मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो दिसंबर 2000 में वो डील के तहत सऊदी अरब चले गए और वहाँ पे जलावतनी में 6 साल गुजारे, जिसके बाद वो दोबारा से यूएई और फिर यूके में शिफ्ट हो गए थे। तो ये वो वाक़या जो एक किताब में वो बयान किया गया है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या है। इस पे फिर मैंने उस टाइम के जो कुछ वफाकी सेक्रेटरीज जो कि उस मुलाकात में भी मौजूद थे उनसे बात की और उनसे पूछा कि ये असल वाक़या हुआ क्या था और इसके हक़ाइक़ क्या हैं। अब इस पे 2-3 सेक्रेटरीज की तरफ से तमाम ने ये बात कंफर्म की है कि ये जो नसीम अशरफ साहब हैं इन्होंने बातों को बढ़ा चढ़ा के और एग्जैजरेट करके वो किया है और सेंसेशनलाइज किया है कि टॉयलेट में ये मुलाकात हुई है। ये प्रोटोकॉल के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं है। वो कहते हैं कि अमरीकी सदर जो है वो टॉयलेट में जाके किसी चीफ जस्टिस से जाके ये खुफिया इस तरह बात करेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इस पे एक सेक्रेटरी जो कि उस टाइम बड़े एक अहम पोस्ट पे थे वो ये बताते हैं कि जब साबिक सदर जो अमरीकी सदर थे बिल क्लिंटन वो इंडिया के दौरे पे आए हुए थे तो उन्होंने वापसी पे आते हुए पाकिस्तानी हुकूमत को और जो सदर ख्वाहिश उस टाइम रफ़ीक तारड़ उनको ये इन्फॉर्म किया कि वो आते हुए कुछ घंटों के लिए यहाँ पाकिस्तान में रुकना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो अमरीकी सदर अगर इस तरह की कोई ख्वाहिश का इजहार कर दे, ये दौरा तो जो है वो तो पाकिस्तान तो उसको कभी किसी सूरत भी इनकार नहीं कर सकता। ताहम जो इस हवाले से वो बताते हैं कि जो अमरीकी सदर है उसको जो अमरीकी इंतज़ामिया थी इंक्लूडिंग जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनकी तरफ से ये जो है वो सजेस्ट किया गया था कि उस टाइम क्योंकि जो परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने मार्शल लॉ के बाद फुली जो है उसको वो नहीं किया गया था, पूरी दुनिया की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया था। तो इस वजह से उनको जो अमरीकी इंतज़ामिया है बिल क्लिंटन को उन्होंने ये कहा कि वो जो पाकिस्तानी सदर हैं परवेज़ मुशर्रफ जो आर्मी चीफ या जो CEO थे उस टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान के जो बने थे मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, उनके साथ ना ही आप तस्वीर बनाएंगे और ना ही ये पिक्चर्स कोई इस तरह की पब्लिक की जाएंगी। यही वो वजह है कि जो सदर बिल क्लिंटन है वो पाकिस्तान दौरे पे आए लेकिन उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ कोई तस्वीर नहीं बनवाई, पब्लिकली एटलीस्ट वो कोई इस तरह की तस्वीर नहीं पब्लिश की गई थी। तो बहरहाल वो यहाँ पे आए, सदर रफ़ीक तारड़ ने उनको जो है वो वेलकम किया सदर हाउस में। वो 3 घंटे के लिए ये ना कोई लंच था ना डिनर था बल्कि ये एक हाई टी समझ लें उसको, ये उसकी तकरीब थी। और जो प्रेसिडेंसी का जो 5th फ्लोर है उस पर एक बैंक्वेट हॉल है, उस बैंक्वेट हॉल में ये मुलाकात हुई। जब ये तमाम तर डिग्नेटरीज पाकिस्तान की तरफ से सदर बिल क्लिंटन से उनको मिलाया गया तो उसमें फिर जो जब ये मिलते हैं तो ये बताया भी जाता है कि ये फ़लाँ शख्स जो है मिनिस्टर है, ये फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ ओहदे के ऊपर है। इसी तरह बिल क्लिंटन को ये बताया गया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो बिल क्लिंटन ने जो है वो
जहन में रख लिया। बहरहाल जब ये एक फॉर्मल जब ये एक हो जाती है, एक तकरीब हो, मुलाकात हो या जो भी, उसके बाद तमाम मेहमान जो है वो ओपन हो जाते हैं, ग्रुप्स बना के बातचीत होती है। इसी तरह का जो है वो बिल क्लिंटन की तरफ से एक कोने पे बैंक्वेट हॉल के ही यही जो प्रेसिडेंसी है उसके बैंक्वेट हॉल के एक कोने में इन्होंने जो है वो उनको जो चीफ जस्टिस थे इरशाद हसन खान उनको रोका और उनसे बात की और उनसे ये एक जो मैसेज दिया कि अगर आपने या जो मेरे दोस्त है, इफ माई फ्रेंड इज sentenced to death, I will personally make sure that you will be held responsible। तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया जो चीफ जस्टिस थे इरशाद हसन खान उनको कि अगर ये मेरे दोस्त को कुछ हुआ, उनको कोई फांसी की सज़ा दी गई, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो ये जो मैसेज था ये पोलाइट वर्ड्स में धमकी होती है। तो ये क्लिंटन की तरफ से जो है ये धमकी जो है वो काम आ गई और उसके बाद आप सबके इल्म में है कि नवाज शरीफ को जो उस टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने सऊदी अरब जो है वो एक डील या एक एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे सऊदी अरब में जलावतन कर दिया। बहरहाल ये जो इस हवाले से जो 2-3 ज़राए से मैंने बात की कि क्या ये वाक़या टॉयलेट में हुआ था, तो सब ने यही कंफर्म किया कि नहीं, ये एक कॉर्नर जो एक मीटिंग हुई थी बैंक्वेट हॉल के कॉर्नर में ही उन्होंने ये चीफ जस्टिस थे जो इरशाद हसन खान उनको ये पैगाम पहुँचाया था। और इस जो पूरा जो दौरा था उसमें परवेज मुशर्रफ के साथ सदर क्लिंटन की कोई तस्वीर नहीं है। इस पे जो अब ये एक जिस तरह पाकिस्तान में एक तासुर दिया जाता है कि वो जो सदर बिल क्लिंटन थे उन्होंने तो नवाज शरीफ को जब ये इन्होंने 98 में धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे, तो सख्त अंजाम की धमकियां दी थी, तो फिर ये कैसे वो उनको बचाने के लिए आ सकते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। बहरहाल इस हवाले से भी मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की और वो ये बताते हैं कि देखें जो उस टाइम जो धमाका था उस टाइम अमेरिका ने उसको बतौर एक जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट या एक सुपर पावर के तौर के ऊपर उसको डील करना था, लेकिन जब उसके नेक्स्ट ईयर नवाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब करने गए तो उसके बाद बिल क्लिंटन से भी उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में नवाज शरीफ ने जो एटमी धमाकों के हवाले से डिस्कशन हुई तो उस पर क्लिंटन ने कहा था कि मैं ये जानता हूँ कि अगर ये आप धमाके ना करते तो आज ये मेरे साथ आप इधर मुलाकात भी ना कर रहे होते। तो ये एक रियासत की अपनी अपनी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहरहाल उस वजह से ये पर्सनली जो इस तरह का जो है कोई वो नहीं उसको पर्सनल ग्रज के तौर के ऊपर लिया जाता, इसलिए जो है वो बिल क्लिंटन ने स्पेशल खुद को इनवाइट करवा के यहाँ पे 3 घंटे के लिए रुके और पाकिस्तान में सदर रफीक तारड़ के यहाँ वो उन्होंने जो हाई टी थी वो और अपना जो पैगाम देना था नवाज शरीफ को जो सजाए मौत ना देने के हवाले से, और उसके बाद वो चले गए थे। अब सवाल ये है कि क्या इसी तरह का जो क्लिंटन की तरह का कोई किरदार है वो इमरान खान के लिए ट्रंप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जिस तरह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से भी कि ट्रंप जो है वो आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान को बचाने के लिए कोई अपनी जो है वो ना सिर्फ ये कि अपना किरदार अदा करेंगे बल्कि ये भी हो सकता है कि वो पाकिस्तान आके ये पीटीआई की तरफ से हमेशा से ये एक लॉबिंग की जाती है कि वो इमरान खान को जेल से रिहा कराएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये सवाले से कोई ट्रंप इतना ज़्यादा वो आउट ऑफ द वे जाके ये करेंगे इमरान खान के लिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इस टाइम जो ट्रंप का अपना जो एजेंडा है, अगर वो आप उसकी इलेक्शन कैंपेन देखें तो उसने पूरी इलेक्शन कैंपेन का जो फोकस था वो अमेरिका को रीबिल्ड करने के हवाले से है, क्योंकि इस टाइम जो अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन 60-70 साल पुराना है, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हों, रोड्स हों, जितना भी बड़ा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसकी तरफ उसका ज़्यादा फोकस है। इकॉनमी को दोबारा से उन्होंने जो है वो अपने ट्रैक पे ले आने का, फिर उसके साथ साथ जो उन्होंने वहाँ पे अपने ही रीजन में ख़ासतौर पे जो कनाडा है या फिर उसके साथ साथ ग्रीनलैंड को के ऊपर कब्जा करना या जो पैनामा कैनाल है उसको वापस लेने के हवाले से, और उसके साथ साथ जो चाइना है फैक्टर, उन तमाम के हवाले से ट्रंप के पास मैं नहीं समझता कि ये इतना जो है वो पाकिस्तान के लिए कोई वो हो सकता है, इतना बड़ा कोई उसके लिए वो आउट ऑफ द वे जाके वो इमरान खान की रिहाई के लिए आएंगे। और ख़ासतौर के ऊपर इस टाइम कोई ख़ित्ते में भी कोई इस तरह की कोई स्ट्रेटेजिक जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। तो ये अमेरिका हमेशा अपने मफादात के तहत ही कोई भी काम होता है वो करता है। तो इस टाइम अगर पाकिस्तान और अमेरिका का देखें तो ट्रेड का जो वो टोटल देखें तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका की वो तकरीबन $5 अरब होंगी और उसकी जो इंपोर्ट्स हैं
यानी पाकिस्तान जो अमेरिका से मंगवाता है वो कोई 2 से 3 अरब डॉलर होगी। तो ये इस जो ये ट्रेड डेफिसिट है 2 से 3 अरब डॉलर का है, तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि कोई ये जो खासतौर के ऊपर ट्रंप की जो हमेशा से फोकस इकोनॉमी के ऊपर रहा है और जो टैरिफ लगाना और ये जो धमकी लगाई जाती है, तो वो इतनी छोटी सी अमाउंट, तो वो उनके एक शहर का जो है वो या एक काउंटी का भी बजट इससे ज़्यादा होता है जितना पाकिस्तान का जो ट्रेड बिल है या जो ट्रेड के हवाले से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का टोटल है। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम कोई ट्रंप की प्रायोरिटी में पाकिस्तान होगा या वो इमरान खान के लिए यहाँ पे आके कोई इस तरह की वो पाकिस्तान को धमकी देंगे जैसे बिल क्लिंटन ने वो किया था। बहरहाल ये अब देखते हैं कि आज ट्रंप की हलफ बर्दारी भी है, उसमें तो खैर वो पाकिस्तान का तो दूर दूर तक कहीं जिक्र के हवाले से वो नहीं होगा। उसकी जो इनाग्रेशन जो स्पीच होगी वो उसका क्या फोकस होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। इस पे मजीद जो है वो बात करते रहेंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से। अगर हम देखें तो ये सिर्फ मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में नहीं, बल्कि उससे पिछले जो थे जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, उनके दौर में भी जिस तरह ये अदालत के अंदर जो जजेस की जो आपस में इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए थे। फिर हमने सोचा और ये समझा जा रहा था कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि बहुत पुराने दोस्त हैं, फिर चैम्बर फेलो भी हैं, इकट्ठे ही उन्होंने काम किया था जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी ने, तो ये अपनी दोस्ती का भी लिहाज रखेंगे। लेकिन हमने देखा है कि ये पिछले जब से जस्टिस याया अफरीदी आए हैं चीफ जस्टिस, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले खतूत का सिलसिला शुरू किया और अब जो है दोबारा उन्होंने खतूत से आगे एक कदम आते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। मामला कुछ इस तरह है कि एक मुकदमे की समाअत हो रही है, तो उसमें जो जस्टिस मंसूर अली शाह आर्टिकल 191 के हवाले से कुछ उन्होंने वो रिव्यू करने का और 26वीं यानी तरमीम के हवाले से उसके रिव्यू करने के हवाले से वो किया गया है। तो उस पर ये पहले बेंच था, फिर उसको जो पहला बेंच था वो उसको उसमें से एक रिक्यूज़ कर गए या वो किसी वजूहात की वजह से वो बाहर हुए, तो फिर दूसरा बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया और फिर उसके बाद दोबारा मुकदमे की समाअत के लिए इन्होंने जो डेट फिक्स की 20 की, तो उसको 20 तारीख को वो डेट नहीं लगाई गई, मुकदमे को जो है वो इनके जो रोस्टर पे जारी नहीं किया गया। उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज डिप्टी रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तौहीन अदालत का वो किया है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इस कमेटी जो बेंच की तश्कील करती है उसके रुकन है, ये अभी तक कमेटी में डिस्कस नहीं हुआ कि ये इसको डिले किया जाएगा या मौखर किया जाएगा केस को या फिर इसको नए कौन सी डेट को फिक्स किया जाएगा। तो ये आपने इसको कैसे डी लिस्ट कर दिया, क्योंकि आज इसकी तारीख थी। उस पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उन्होंने बताया, बहरहाल वो चीफ जस्टिस ने अब उनसे तफसीली जवाब मांग लिया है डिप्टी रजिस्ट्रार से और शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। तब हमें ये हकायक को देखना होगा कि अगर हम माजी में देखें जब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस थे तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई थी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के हवाले से 3 रुकनी कमेटी थी उस टाइम भी, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस और 2 उसमें जो सीनियर मोस्ट थे या जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज थे, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 रुकन थे। तो तीनों में से 2 जो है ये या तो छुट्टी कर लेते थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, या डेलिबरेटली ये मीटिंग अटेंड नहीं करते थे। तो फिर उससे कोर्ट का जो काम है वो बिल्कुल स्टक हो गया था। उसके बाद हमने देखा कि एक ऑर्डिनेंस लाया गया, उस ऑर्डिनेंस के जरिए इस मसले का जो हल है वो निकाला गया कि जब अगर कोई एक मेंबर छुट्टी पे हो या गैर हाजिर हो तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी सवाबदीद के ऊपर एक सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट कर सकते हैं इस कमेटी के रुकन के तौर के ऊपर। फिर उसके बाद हमने देखा जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जब ये 2 में से कोई एक जज नहीं होता था तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को साथ रख लिया जाता था। बहरहाल उसके बाद अब ये दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया है कि ये जब भी कोई इंपॉर्टेंट अगर बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो तो या अगर अब कोई जज छुट्टी पे चला जाए या फिर कोई इस तरह का खुद ही जानबूझ के ना आए तो फिर ये तो नहीं किया जा सकता कि अदालत का काम ही रोक दिया जाए। बहरहाल देखना ये है कि अब वो डिप्टी रजिस्ट्रार की तरफ से, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार खुद से तो वो नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस के ही अहकामात के ऊपर ये सारा कुछ किया जाता है। तो अब देखना ये है कि दो सामने सामने है, ये कौन इसमें जो है वो बाजी मारता है। बज़ाहिर यही लगता है कि अब ये जो मामला है ये तभी रुकेगा जब इन 2 में से किसी एक को घर जाना होगा, वो चाहे जस्टिस मंसूर अली शाह हो या जस्टिस याया अफरीदी हो। ऑब्वियसली क्योंकि चीफ जस्टिस का जो है वो इस टाइम
ये नहीं लगता कि वो किसी इस तरह के जो तसादुम है आपस में जजेस का, उसके सूरत में ये चीफ जस्टिस को घर जाना पड़े। बहरहाल ये जो एक अदालत के लिए मैं समझता हूँ बड़ा एक ख़तरनाक रुझान है पिछले जो चंद सालों से चला आ रहा है। तो ये एक आइन का हिस्सा है जो 26वीं आइनी तरमीम बन गई है। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ये रियलिटी को तस्लीम करते हुए इसको जो है वो आइनी तौर के ऊपर जो अपने जो अमूर हैं वो उनको सर अंजाम देने चाहिए। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो गज़ा के हवाले से जो हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही जो ख़ासतौर के ऊपर जो फ़लस्तीन के रहने वाले लोग हैं, गो के उनका तमाम घर बार सब कुछ उजड़ चुका है। कल जो तस्वीर सामने आई है जिस तरह वो एक जो कंक्रीट का जो मलबे हैं उनके दरमियान में से गुजर के जो फैमिलीज़ हैं वो जा रही हैं, तो देख के दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि ये किस तरह एक इसराइल की तरफ से बर्बरियत और जुल्म का जो है वो इनको फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया, लोगों के घर उजड़ गए, सब कुछ उजड़ गया। उसके बावजूद भी ये एक मैं समझता हूँ कि एक फ़लस्तीनियों के लिए एटलीस्ट ये कोई सुख का सांस लेने के लिए कम अज़ कम ये जो जंग बंदी है वो एक उसका ज़रिया बन सकती है। अब लोगों ने वापस आना अपने जो उजड़े घर हैं और जो गलियाँ हैं और जो सुनसान जो तकरीबन वो लुट पुट चुकी हैं सब कुछ, वहाँ पे आबादियाँ जो हैं वहाँ पे आना शुरू कर दिया है। जो पहली खेप है जो कैदियों की रिहाई के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो बुनियादी तौर पे हमास और इसराइल के दरमियान जो ये मुआहदा हुआ है जंग बंदी का, उसके 3 फेजेस हैं। पहले फेज में जो है वो बच्चे, ख़वातीन और उसके साथ जो ख़वातीन फ़ौजी हैं जो इसराइल की तरफ से, उनको रिहा किया जाएगा और उसके बदले में एक इसराइली शहरी के बदले 30 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। ये फर्स्ट फेज़ में ये होगा और उसके साथ साथ कुछ जो है वो 600 इमदादी जो ट्रक्स होंगे वो हर हफ्ते में तकरीबन वो अलाउ किया जाएगा यहाँ पे फ़लस्तीन में और गज़ा में ख़ास तौर पे इमदादी सामान आने के हवाले से। फिर दूसरे फेज़ में जो है वो हार्डकोर जो मिलिट्री और उसके हवाले से जो कैदी हैं उनकी आपस में जो एक्सचेंज होगा और रिहाई होगी। और फिर तीसरे मरहले में जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन का होगा। गज़ा में जो तबाही फैली है उसके बाद जो ये इमदादी सरगर्मियाँ और उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना के गज़ा का जो है वो फेज़ शुरू होगा। बहरहाल क्या ये इसके ऊपर कोई मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है कि ख़ासतौर पे ये जो एक मुस्तकिल सीज़ फायर हो सके, तो इस पर मैं समझता हूँ कि ये जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो मुनसर करता है कि क्या वो इसराइल को मज़ीद फ़ौजी इमदाद और उसके साथ साथ जो माली इमदाद है वो जारी रखते हैं, और क्या या फिर वो इसराइल को इस बात पे ये मशरूत और उसके ऊपर वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो मज़ीद जो ये जंग है उसको आगे नहीं उसको वो करेंगे और इसकी जंग बंदी को मुस्तकिल करेंगे। ये ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका दारो मदार करता है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आनी है, ख़ासतौर के ऊपर जो रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ है या इवन कैदियों के तबादले के हवाले से भी जो आगे फेजेस होंगे। फिर उसके साथ साथ जो विड्रॉल ऑफ फोर्सेज है, जो इसराइली फोर्सेज गज़ा और वेस्ट बैंक में इस टाइम मौजूद हैं, उनकी जो विड्रॉल होगी कि क्या वो इसराइल पूरी तरह से अपनी फ़ौजों का इनखला वहाँ से करता है या नहीं करता, ये उसके ऊपर है। क्योंकि अगर ये इसराइल वहाँ पे अपनी फ़ौजें रखता है, कुछ हद तक भी रखता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये इस मुआहदे के ऊपर मज़ीद अमल दरामद होगा, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरी जो तरफ है, चाहे वो हमास हो या फ़लस्तीनी हो, उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा तो एक बार फिर से वो जंग का आगाज़ हो सकता है। बहरहाल देखना होगा कि ये एक तो ट्रंप इसमें क्या किरदार अदा करते हैं और उसके साथ साथ जो अरब वर्ल्ड में 3 ममालिक, इसमें अगर उनका किरदार बड़ा इफेक्टिव रहा और उन्होंने वाकई में फ़लस्तीनियों का और ये जो गज़ा है उसके मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं, तो उसमें सऊदी अरब, UAE और कतर की तरफ से जो किरदार होगा वो बड़ा अहम होगा कि क्या वो इंश्योर कराते हैं कि हर जो तीनों फेजेस हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद कराया जाए और मज़ीद जो है वहाँ पे जंग बंदी जो है वो उसको कंटिन्यू कराया जाए, बजाय इसके कि वहाँ पे दोबारा से एक दफ़ा जो मजलूम जो फ़लस्तीनी है उनके ऊपर दोबारा से बमबारी हो और दोबारा से हमले हों। ये अहम होगा जो मुस्लिम ममालिक हैं 3, इनकी तरफ से किरदार और ट्रंप की तरफ से। आज की तकरीर में ट्रंप का जो बहरहाल ये अगर वो अपना जो इसराइल और जो फ़लस्तीन की जो जंग है उसके हवाले से कोई पैगाम देते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए परमानेंटली, यानी मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, या फिर वो कोई इसको मशरूत करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो ट्रंप का आज का जो स्पीच होगी वो देखते हैं अब क्या होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।